दक्षिण भारत से अगर एक आग उबल पड़े और उसके बाद ये पहुंच जाए उत्तर प्रदेश तक तो आप क्या कहेंगे? मैं हिजाब की बात कर रहा हूं। कर्नाटक के उडुपी के एक स्कूल से, एक कॉलेज से जब आग की तपिश, आग के शोले उठे, तब यह कहा जाने लगा कि हिजाब के नाम पर विवाद है। लेकिन यह विवाद उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल पहुंचा, पूर्वांचल के जौनपुर पहुंचा। लेकिन सिर्फ जौनपुर ही नहीं, बल्कि यह मालेगांव तक भी पहुंचा। मालेगांव से होता हुआ विशाखापट्टनम तक गया और इसके अलावा मुंबई के मुलुंड तक भी पहुंचा। हिजाब को लेकर के सियासत भी गर्म है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी बातें करते हैं, कांग्रेस का अलग तरीके का निशाना है। और ये विवाद पहले कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, उसके बाद लार्जर बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी आ पहुंचा। इन सभी के बीच कई सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या हिजाब के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? क्या हिजाब के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के दौरान कोई षड्यंत्र किया जा रहा है? क्या हिजाब के नाम पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है? क्या हिजाब के नाम पर छात्रों के दिल और दिमाग में कुछ ऐसा डाला जा रहा है कि भविष्य के लिए भारत में खतरा पैदा हो जाए? इस षड्यंत्र के पीछे आखिरकार है कौन? क्या कोई संगठित अपराध करने की कोशिश कर रहा है? अगर कोई संगठित तरीके से क्राइम करने की कोशिश कर रहा है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन पर लगाम लगेगी तो कैसे? लगभग 72 घंटे के अंदर यह आग इतनी ज्यादा भड़की तो भड़की कैसे? कर्नाटक से निकल करके यूपी के जौनपुर तक पहुंची तो पहुंची कैसे? उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अगर एक प्रोफेसर ने क्लास से छात्रा को यह कह करके बाहर निकाल दिया, और इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, इसलिए बाहर निकाला क्योंकि छात्रा ने हिजाब पहना था। हिजाब के नाम पर अब बवाल होने लगा है। ठीक उसी तरीके से जैसे शहर शहर शाहीन बाग पैदा हो रहे थे, ठीक उसी तरीके से जैसे एक जमाने में दिल्ली दंगे की आग कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भड़काने की कोशिश की गई थी। लेकिन सवाल एक ही है कि सियासी रोटियां कितनी सेकी जाएंगी। सवाल एक ही है, अल्लामा इकबाल ने तो कहा था ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये मजहबी लड़ाई कहां तक जाएगी? मजहब का अखाड़ा कितना बड़ा होगा? मजहब के अखाड़े को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्यों चिताया है कि इसे राष्ट्रीय भावना के साथ खिलवाड़ के तौर पर न देखा जाए? मजहब के अखाड़े पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा है? मजहब के अखाड़े पर मद्रास हाईकोर्ट ने किस तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की है? ये आईना कितनों के लिए है? भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? हिजाब के नाम पर बवाल कौन कर रहा है? हिजाब के नाम पर कितने सवाल पैदा होते हैं? कितने ऐसे मुल्क हैं जहां पर हिजाब बैन है? ये मुल्क मुसलमान आबादी वाले हैं, इस पर भी मैं बातचीत करूंगा। लेकिन क्या कोई बड़े षड्यंत्र का इशारा है? इससे पहले की डिबेट को करें ओपन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की एक रैली में कैसे हिजाब के नाम पर इनडायरेक्ट, यानी एक तरीके से बिल्कुल निशाना तो साधा, नाम नहीं लिया, लेकिन ठेकेदारों के लिए कान खड़े करने वाले कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। पहले वो देखें आप। मजलूम हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है। और कुरान में भी बताया गया है कि हम पर्दे में रहे। अगर लड़की पर्दे में है तो इनको क्या प्रॉब्लम है? ये हमारा हक है और हमें ये हक ना छीना जाए। ये हमारी पहचान है और हम जब तक हम जिंदा है ये हक हमारे साथ है और ये हिजाब हमारी पहचान है। ये हम मोदी से भी कहते हैं और इंडिया से भी, पूरी दुनिया से कहते हैं, ये हमारी पहचान है। जब तक हम जिंदा है तब तक ये हमारे साथ है। मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि ये हिजाब हमारा हक है, इसे छीना ना जाएगा। ये हर लड़की के लिए ये तहफ़्फ़ुज़ है। बिल्कुल ये हमारी बहनों का हक है। ये जो हक है ये हमें कुरान से मिला है और हमारा दीन हमें यही सिखाता है। जो हमारा दीन हमें सिखाएगा उससे हम कतई पीछे नहीं हटने वाले और हम उसी पे पाबंद रहेंगे। अगर हम और हमारी यहाँ की सरकार से यही गुजारिश रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया की सरकारों से यही गुजारिश रहेगी कि मुसलमानों के जो हकूक है वो उन्हें पूरे के पूरे मिलने जाए, ना कि उनको छेड़ा जाए। इस बात से हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारी, हिजाब हमारी, हिजाब हमारी। मैं राशिद हाशमी इतना तो जानता हूं कि इस्लाम के 5 सिद्धांत क्या हैं। मैं राशिद हाशमी हालांकि इतना ज्ञानी तो नहीं हूं शायद बड़े मुस्लिम स्कॉलर जैसे, लेकिन इतना जानता हूं कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैं ये जानता हूं कि दाढ़ी इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैं ये जानता हूं कि लुंगी इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैं ये जानता हूं कि टोपी इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो फिर वो ठेकेदार कौन है जो समाज में आईना दिखाने की कथित तौर से कोशिश करते हैं और समाज में एक षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं? इस साजिश के पीछे आखिरकार है कौन? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी को आप सुने, और शिवसेना ने किस तरह का नजरिया रखा है पूरे हिजाब विवाद पर? क्योंकि
ये विवाद मालेगांव में हुआ है, ये विवाद मुंबई में हुआ है, ये विवाद मुलुंड में भी हुआ है। मुलुंड का एक कॉलेज है एमएमपी कॉलेज, जहां पर पर्दे के नाम का एक पूरा सर्कुलर निकाल दिया गया है कि इस कॉलेज में पर्दा प्रथा नहीं चलेगी। शिवसेना बनाम भारतीय जनता पार्टी, देखिए। ये फिक्र कि ये कहा जा रहा विपक्षी दलों के द्वारा कि बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है पूरे मुद्दे पर, हिजाब के मुद्दे पर। बड़े आश्चर्य की बात है, स्कूल में यूनिफॉर्म कहा जाता है। यूनिफॉर्म का शब्द का अर्थ क्या होता है? सब एक समान। और उसके बाद मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि ये वही लेफ्ट लिबरल एक्टिविस्ट, महिला एक्टिविस्ट, जो किसी भी लड़की के पहनावे की स्वतंत्रता को लेकर अनेक प्रकार की बातें करती थीं, जिनके लिए घूंघट एक अपराध था, वो आज हिजाब के समर्थन में खड़े हैं। जबकि भारतीय परंपरा में देखे तो हम लोगों ने बचपन में बुर्के देखे थे, ये हिजाब तो अरब का पहनावा है। इसका यहां से वैसे इन लोगों को न किसी लड़की की स्वतंत्रता से मतलब है, बल्कि ये चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं उसी प्रकार की मानसिकता में पड़ी रहें, विकास ना हो, और इनको तो वोट मिल जाए तो हिजाब का समर्थन क्या है, हिजाब पहनने को भी तैयार हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जिनका कहना है कि हिजाब का समर्थन आज वो लोग कर रहे हैं जो लोग की पहले घूंघट का विरोध करते थे। तो समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है तो समाजवादी पार्टी का चरित्र ही गुंडागर्दी। संजय शर्मा, शिवसेना की वरिष्ठ नेता सांसद प्रियंका जी हमारे साथ में मौजूद है। प्रियंका जी, जिस तरीके से हिजाब पर कंट्रोवर्सी पूरे देश भर में फैलती जा रही है और चुनावों का समय, क्या लगता है आपको ये सब देख के सुनकर? देखिए, जब भी ध्रुवीकरण होता है और ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों पे राजनीति होती है, एक ही पक्ष को फायदा होता है। वो कौन सा पक्ष है? देश की जनता जानती है। तो कहीं उनको उत्तर प्रदेश में एक घबराहट हो रही है कि हम वापस सत्ता नहीं बना पाएंगे, इसलिए इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। बस महिलाओं से कहूंगी कि आपके नाम पे राजनीति हो रही है, आपके नाम पे देश का बंटवारा हो रहा है। आप इससे सतर्क रहेंगी और ऐसे किसी एजेंडा में उनको कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन लड़कियां क्या पहनेगी मैडम, क्या आपको लगता है ये भी राजनीतिक पार्टियों को तय करेगी? आई डोंट थिंक यहाँ पे कहीं भी राजनीतिक पक्षों ने ये नहीं कहा है कि आप नहीं पहन सकते हैं। एक स्कूल इंस्टीट्यूशन ने कहा है कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए। प्लीज डिफरेंस समझिए। फ्रीडम ऑफ चॉइस किसी की नहीं रुक रही है, बट फ्रीडम ऑफ चॉइस की जब बात करते हैं तो यूनिफॉर्म आर्मी भी पहनती है, पुलिस फोर्सेस भी पहनते हैं, स्पोर्ट्स टीम्स भी पहनती हैं, तो पालन करना चाहिए बस। मुझे एक सोच अक्सर पैदा होती है कि नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं, नौकरी के लिए दाढ़ी जरूरी नहीं, 3 तलाक भी इस्लाम का हिस्सा नहीं, तो फिर हिजाब पर इतनी बड़ी बहस क्यों? और दूसरी बड़ी बात यह है कि शिक्षण संस्थाओं में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में जहर, सांप्रदायिकता का जहर फैला कौन रहा है? डिबेट को कर लेते हैं ओपन। गुरु प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस, जकिया खान, शमीना बेगम, आप दोनों ही मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। हालांकि आपके विचार अलग अलग हैं, जहां तक मुझे शुरुआती जानकारी है। थोड़ी देर के बाद में संविधान के कुछ जानकार भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं और बीच बीच में ग्राउंड रिपोर्ट्स भी और पॉलिटिकल रिएक्शंस में आपको दिखाता रहूंगा। डिबेट को कर देते हैं ओपन। गुरु प्रकाश जी, एक आग भड़की, आग पहले चिंगारी बनी, चिंगारी शोला में तब्दील हुई और यह शोला उडुपी कर्नाटक से होता हुआ मालेगांव, मुलुंड, जौनपुर, विशाखापट्टनम, बीड, दिल्ली, इतने राज्यों तक, इतने शहरों तक फैल चुका है। क्या किसी षड्यंत्र का इशारा है? क्या हिजाब के नाम पर कोई बड़ी साजिश हो रही? अगर हो रही है तो कर कौन रहा है? देखिए राशिद भाई, आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में बहुत सही बात कही कि तर्क के आधार पे, तथ्यों के आधार पे बात करनी चाहिए, अंधविश्वास के आधार पे नहीं। और जहां तक इस पूरे प्रकरण का मामला है, हमें एक चीज समझने की सख्त आवश्यकता है। देखिए, शिक्षा के मंदिर में राजनीति और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब ये प्रकरण की शुरुआत कहां से होती है? स्कूल और कॉलेज में हम सब जानते हैं कि यूनिफॉर्म पहन करके आने का अर्थ क्या होता है कि सभी बच्चे एक समान दिखे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव, गरीबी, अमीरी, जातिगत, धार्मिक वो ना हो और एक समानता के भाव के साथ शिक्षा आए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था और महात्मा गांधी जी ने समानता का ये भाव सुनिश्चित कौन करता है? जिसके हाथ में कानून रहता है। समानता का भाव ये सुनिश्चित कौन करता है? जो सत्ता प्रतिष्ठान पर बैठा हुआ होता है। यानी ये जिम्मेदारी आपकी है। कर्नाटक में आप हैं, यूपी में आप हैं, केंद्र में आप हैं, पूरे भारत में आप हैं, मतलब केंद्र सरकार में आप हैं। जिम्मेदारी तो आपकी होगी। क्यों कर्नाटक से मालेगांव? क्यों मालेगांव से मुलुंड? क्यों जौनपुर से लेकर के विशाखापट्टनम तक? क्यों बीड से लेकर के दिल्ली तक? ये ठीक वही हो रहा है जैसा शाहीन बाग के वक्त में हुआ था। दिल्ली में 1 शाहीन बाग, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 13 शाहीन बाग, यही हुआ था ना? आपका भाषण समाप्त हो गया तो मैं कुछ बोलूंगा? बोलें। धन्यवाद। देखिए, मैंने यही कहा कि स्पष्ट रूप से ये शुरुआत किसने की है?
सरकार का क्या नोटिफिकेशन था? कर्नाटक की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि स्कूल में समानता का भाव होना चाहिए, और पर्दा के खिलाफ में, इस प्रथा के विरोध में सबसे पहले आवाज किसने उठाया था? कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी का नाम जरूर लेती है, लेकिन उनके विचारों को भूल जाती है। महात्मा गांधी जी को सिलेक्टिवली कोट करती है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कांग्रेस को समाप्त करना चाहिए, कांग्रेस को जीवित रखते हैं। और महात्मा गांधी जी ने बिहार के प्रवास पे इस दर्द को समझा था, और उन्होंने कहा था और सभी कांग्रेसियों को शपथ दिलवाया था कि आप अपनी बेटी, बहन, पत्नी, माँ सभी को घर से बाहर ला करके सार्वजनिक कार्यों में लगाएं। तो ये दृष्टि थी, और आज यही कांग्रेस पार्टी के तथाकथित स्वघोषित बुद्धिजीवी इसका समर्थन कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है। इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग जो अपने को बुद्धिजीवी समझते हैं, उनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। कर्नाटक की सरकार हो, कहीं की सरकार हो, समानता का भाव चाहती है। स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए। ये स्कूल यहाँ पे कोई प्रोपोगंडा और अपना एजेंडा चलाने का कोई जगह नहीं होता है। और यही तरीका था कि स्कूल और कॉलेज में छात्र छात्राएं यदि अलग अलग पहचान लेकर आएंगे तो एक समान ड्रेस कोड का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और आज मैं देख रहा था अखबार, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस मुद्दे को अनावश्यक कुछ लोग तूल दे रहे हैं ताकि राजनीति हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे थे गुरु प्रकाश जी। इससे पहले कि मैं डिबेट ओपन टू ऑल करूं, बहुत छोटी सी बात बताइएगा। बहुत अच्छा लगा जितना भी आपने बोला है। आपकी बातों में एक संकल्प है कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, लेकिन एक बात ये बताएं, ऐतराज अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको हिजाब से है तो इसका मतलब भगवा से भी है ना, वो भगवा गमछे से भी तो है ना, क्लियर है ना? बिल्कुल। फिर मैं सुरेंद्र जी के पास में जाऊंगा। राशिद भाई देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम क्या बात कर रहे थे? हम गन्ना की बात कर रहे थे। जिन्ना को कौन लेकर के आया? कब्रिस्तान भी आया था, पापाजान भी आए थे और कब्रिस्तान भी आया था। आप ही लोग लेकर के आए थे, वो एक अलग सी बात है। अब मैं बोल लूं, आपकी आज्ञा हो तो आप बार बार यदि मतलब मुझे एक वाक्य भी पूरा नहीं करने देंगे तो फिर ये तो ठीक नहीं है ना। हम बात कर रहे थे गन्ना की, हम बात कर रहे थे गन्ना किसानों की। चुनाव में जिन्ना को कौन लेकर के आया? चुनाव में हिंदुत्व इसको कौन लेकर के आया? देखिए, हम तो अपने काम के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इसका जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे करते हैं। लेकिन इनकी दाल नहीं गलने वाली है। भारत की जनता ने इनको 2014, 17, 19 में बता दिया है कि इनकी हैसियत क्या है और इनकी हैसियत यही। अब मैं बाकियों के पास भी जाता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप लोगों की नीयत ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है आप लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है आप लोग कभी शाहीन बाग के नाम पर, कभी जिन्ना के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी लुंगी के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर, कभी आजादी के नारों के नाम पर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और देश का माहौल खराब करने के पीछे अगर जड़ में किसी ने मट्ठा डाला है तो आपने डाला है। यह भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। और जो सबसे बड़ी बात अभी गुरु प्रकाश जी ने कही, आपने एक ही सवाल पूछा था कि भाई हिजाब के प्रत्युत्तर में भगवा गमछे का डाला जाना आप समर्थन में है कि विरोध में है? सारी इन्होंने ईरान से लेके तुरान तक, अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक की सारी बातें बता दी, लेकिन ये नहीं बताया। इससे इनका दोगला चरित्र और दोहरी मानसिकता स्पष्ट है। और आपके सारे सवालों का जवाब इसमें बिल्कुल क्लियर है। पहले तो मैं कर्नाटक में बता दूं ये हुआ क्यों, उसके बाद फिर पूरे देश में भी थोड़ा सा समय जितना इनको दिया उतना ही दे देंगे तो बेहतर रहेगा। कर्नाटक की इनकी सरकार अटकी भटकी और लटकी हुई है। 40% के कमीशन खोरों की सरकार है। बिटकॉइन से लेकर के तमाम जो भ्रष्टाचार है इनके ऊपर लगे हुए हैं। येदुरप्पा एक तरफ एक झंडा गाड़े हुए हैं, दूसरी तरफ मुंबई से बसते हुए सारे इनके मंत्री चुनाव भी हार रहे हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव भी हार रहे हैं और बाकी चुनाव पंचायतों की भी हार रहे हैं। तो इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए था। और एक जगह से इन्होंने, जहां पर पहले से हिजाब वो लड़कियां पहन रही थी, एक इन्होंने एबीवीपी वाले को इंस्टिगेट किया और उन्होंने कहा कि साहब ऐसा करो। उसके बाद अगले दिन से कहना अगर ये हिजाब नहीं हटाएंगे तो हम लोग गमछा पहन के आएंगे। आप हमें बता दीजिए, हिजाब और गमछे का जो हाईकोर्ट में चला गया उस पर जो भी चीज हो बिल्कुल क्लियर है, हम सब लोगों को माननी चाहिए। हम इधर उधर की बात नहीं करते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना जरूर पूछते हैं कि हिजाब के प्रत्युत्तर में गमछा कहां तक उचित है। यानी आप और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या सांप्रदायिकता फैलानी चाहिए? उसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हार के डर से हताश और निराश प्रधानमंत्री भी और इनके नेता भी सारे के सारे, क्योंकि कल का चुनाव हो गया आपके सामने रहा। तो आज इतनी स्थिति इनकी खराब हो गई है कि ये गमछे पर तो कुछ नहीं बोल पा रहे। सारा का सारा इन्होंने हिजाब पर तो डाल दिया, गमछे पर इनकी ना हिम्मत है, ना हैसियत है, ना हौसला है। मैं कहता हूं ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल।
आप पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं, और वो भी ओवैसी जैसे कट्टरवादी के साथ मिलकर के। ये दोनों की दोनों कट्टरवादियों की सेना, एक हिजाब पर बोलेगा, दूसरा गमछे पर बोलेगा, एक दूसरे के विरोध में बोलेंगे और चुनाव को सांप्रदायिक करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भी समझदार है, देश की जनता भी समझदार है। लेकिन अभी तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से बात की है, कांग्रेस के भी बड़े प्रवक्ता से बात की, मुझे समझ में नहीं आया कि अभी तक षड्यंत्र कौन कर रहा है। मैं बाकियों के पास भी चलता हूं, फिर वापस से मैं एक क्विक राउंड अप में आपके पास में मैं आऊंगा, क्विक राउंड अप में मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा मैं, सुरेंद्र भाई पक्का आऊंगा मैं, रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होगी। शमीना बेगम भी है, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं आप, शमीना बेगम। इस्लाम में ज्यादा, मैं राशिद हाशमी, मेरा ये सवाल है, इस्लाम में ज्यादा जरूरी क्या है, नमाज या हिजाब, रोजा या हिजाब, कलमा या हिजाब, ज़कात या हिजाब, हज या हिजाब, जरूरी क्या है? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी नमाज है, कुरान है और ज़कात है, ये चीजें ज्यादा जरूरी है। हिजाब कहाँ है? कुरान की एक आयत बताएं जहां पर यह है कि हिजाब जरूरी है। कुरान की एक आयत, एक आयत नहीं, कुरान पढ़ना जरूरी है, बात सही है, एक आयत में नहीं कि कुरान में ही जिक्र। अरे बुर्के का मेरा इस्लाम कुरान वाला है जी, मेरा इस्लाम कुरान वाला है, आपका भी इस्लाम उम्मीद है कुरान वाला होगा, वही वाला है ना? कुरान की एक आयत जहां हिजाब जरूरी है बताएं आप, एक आयत, मैं हार जाऊंगा। नहीं तो कुरान में तो कहीं ना कहीं जिक्र ही नहीं आया बुर्के का। मुझे बता दें, जो लोग इस पे जोर डाल रहे हैं कि साहब बुर्का ओढ़े और जरूरी है बुर्का ओढ़ना मुस्लिम महिलाओं का, तो मुझे बता दें कुरान में किस आयत में बुर्के का जिक्र है? मुझे ये बताएं वो लोग जो भी इसमें उलेमा हैं और वैसी साहब हैं, ये भड़काऊ भाषण रेगुलर में सुन रही सोशल मीडिया पे, हंगामा किया हुआ। आज देखिए, आज 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं लगातार, और उस पे इस चीज का, इस मुद्दे का इतना बुरा असर पड़ रहा है कि मतलब पूरा सारा सिस्टम बेकार करने की कोशिश की जा रही है और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश की जा रही है। तो ज़किया खान, चलिए आप ही बता दीजिए, ज़किया खान, ये चीजें राशिद साहब हुई क्यों? हाँ, एक मिनट रुक जाइए ज़किया खान, हाँ एक मिनट रुकिए ना, अरे रुकिए ना, बुर्का और हिजाब, अरे भाई ये राजनीतिक मंच थोड़ी है, हाँ रुक जाइए, तकरीर वाला मंच नहीं है, रुक जाइए आप, यहाँ कोई तकरीर नहीं चल रही है, डिबेट चल रही है। ज़किया खान, ये आपने जो भी पहना हुआ है ये क्या है? ये बिल्कुल हिजाब है और हिजाब है, हेड स्कार्फ कहते हैं। आपने एक मिनट मुझे बताइएगा, क्या आपने हिजाब इसलिए पहना है क्योंकि आप ये साबित करना चाहती हैं कि असली मुसलमान हैं, या हिजाब इसलिए पहना है क्योंकि आपके दिल से ये आवाज आती है कि नहीं हिजाब पहनना सही है? राशिद जी, आपको बता दूं, पहले तो मैं मुस्लिम एक्टिविस्ट नहीं, मैं सोशल एंड वुमेन एक्टिविस्ट हूं और रेगुलर मैंने वुमेन्स के ऊपर काफी काम किया है। 3 साल पहले मैंने खुद से अपने मन से हिजाब को अपनाया। मेरे कोई भी जेनेटिकली हिस्ट्री में, मेरे बैकग्राउंड में कहीं पे भी हिजाब या बुर्के का सिस्टम नहीं है। मैं खुद कॉन्वेंट से आई हूँ और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है और उसे किस तरह से पहना जाता है। लेकिन until and unless anything is not law, जब तक कोई चीज लॉ में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तब तक उसे फोर्सफुली किसी के ऊपर करना, चाहे वो इस्लामिक तौर पे फोर्सफुली किया जा रहा हो या कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे फोर्सफुली किया जा रहा हो, दोनों ही गलत है। ठीक है, मैंने अपनी चीजों को अपने मन से अपनाया है और ये इसमें क्या बेहतरी है मेरे लिए, क्या मुझे इससे बेनिफिट मिल रहा है, मुझे वो चीज दिखी और मैंने उस चीज को अपनाई। रही बात कुरान में डायरेक्ट इवन अल्कोहल के बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है नशा मना है। उसी तरह से डायरेक्ट ये नहीं लिखा हुआ है कि आप हिजाब कीजिए, पर्दा के बारे में फिर भी वहां पे लिखा हुआ है। पर्दा हर तरह का होता है, सिर्फ औरतों के लिए नहीं होता है, मर्दों के लिए भी होता है। आपने बात कही है, इस्लाम में तो पर्दा एक मर्द की आंखों के लिए भी है कि मर्द की आंखों पर भी पर्दा होना चाहिए, इतना तो मैं भी जानता हूँ। इसीलिए मैंने पूछा कि इस्लाम के 5 सिद्धांतों में कहीं हिजाब है? नहीं है। नकाब है? नहीं है। बुर्का है? नहीं है। आप नमाज की बात कर रहे हैं तो नमाज में फर्ज के साथ साथ सुन्नत है और सुन्नत हर एक मोमिन जो इस्लाम को पंक्चुअलिटी के साथ अपनाता है वो पढ़ता है। सुन्नतों में पर्दा है। सुरेंद्र राजपूत जी आपकी एक नेता है, नाम है नगमा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को लेकर के वो कहती हैं कि भाई ये लोग भगवा पहनते हैं, इन्हें कोई रोका नहीं करता, बड़े बड़े राज्यों में बड़े बड़े पदों पर हैं, इन्हें कोई रोका नहीं करता, तो फिर छात्राओं को क्यों रोका जा रहा है? लेकिन मेरा सवाल इसके ठीक उलट है। सुरेंद्र भाई सुनिएगा, कई इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। इनमें से एक है कुसोनो, एक है अजरबैजान, एक है ट्यूनीशिया, तुर्की, सीरिया, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, मोरक्को, ब्रुनाई, मालदीव, सोमालिया। कहीं पर भी
कहीं पर भी नकाब पहनना अनिवार्य नहीं है, कई जगह पर तो बैन भी है। तो फिर हिंदुस्तान में ये कोशिश क्यों की जा रही है कि हिजाब है तो मुसलमान है, हिजाब है तो इस्लाम है, हिजाब है तो हक है, हिजाब है तो मौलिक अधिकार हैं? देखिए, हम किसी भी तरीके के धार्मिक ट्रैप में नहीं फंसने वाले राशिद भाई। हम आपको दो बातें बड़ी साफ साफ बताते हैं। नंबर एक, देश संविधान से चलता है, इसमें कहीं कोई नहीं, किसी के ऊपर कोई भी चीज थोपी नहीं जा सकती और किसी के ऊपर कोई भी चीज रोकी नहीं जा सकती। दोनों चीजों के हम मुखालिफ हैं। हिजाब थोपना भी गलत है और हिजाब रोकना भी गलत है। एक बात मैं साफ कहता हूं, यूनिफॉर्म की बिल्कुल पूरी तरीके से संवैधानिक रूप से जो भी चीज है वो होनी चाहिए और वही मानी जानी चाहिए स्कूल के अंदर। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी, ये दो लोग ऐसे हैं कि जिस मामले को फ्लेयर अप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ देने के लिए। आप हिजाब के बारे में आपने कम से कम 1000 बार पूछ लिया, लेकिन क्या भगवा गमछा उसके प्रत्युत्तर में जब पहना गया, जब ये कहा गया कि हम इंटर कॉलेजेस में हम बच्चों को भगवा गमछा पहनाएंगे, हम क्या ये उचित है? और क्या एक लड़की को, एक बच्ची को सैकड़ों लड़के धार्मिक नारों के नाम पर बुलिंग कर रहे हैं, क्या ये उचित है? वो उन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, क्या वो उचित है? मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चाहे हिजाब के बारे में हो, चाहे और किसी, संविधान को मानिए, ड्रेस कोड को मानिए, यूनिफॉर्म को मानिए, लेकिन इसके प्रत्युत्तर में डराना, धमकाना, थोपना, रोकना, इसका विरोध होगा। इसके अलावा हम धार्मिक मामलों में कतई दखलंदाजी नहीं करना चाहते। गुरु प्रकाश जी से पूछिए कि उसके जवाब में जो गमछों का लहराया गया है और गमछे जो गुरु प्रकाश जी बारे में सुरेंद्र राजपूत जी जो सवाल कर रहे हैं, इन एडिशन में दो चीजें और भी जोड़ना चाहता हूं आपके साथ में। छोड़ दीजिए गमछा, छोड़ दीजिए हिजाब, बस ये बताइएगा, अगर किसी महिला को क्लास से बिना किसी वजह निकाल दिया जाता है तो निकालने वाला अपराधी है या नहीं? मैं यूपी की बात कर रहा हूं। अब आ जाइए उडुपी में, अगर किसी महिला पर फप्तियां कसी जा रही हैं, छोड़ दीजिए हिजाब, छोड़ दीजिए भगवा, क्या ये अपराधी हैं या फिर नहीं? अगर किसी महिला को उसके प्रतीक चिन्हों की वजह से चिढ़ाया जा रहा है, उसे परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उसे किसी जगह से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो अपराधी हैं या फिर नहीं? अगर अपराधी हैं तो दंडित कौन करेगा? थोड़ा समय दीजिएगा, मैंने आपके प्रश्नों को सुना है और सुरेंद्र जी की भी प्रश्नों को सुना है। देखिए, बिल्कुल अपराधी, अगर अकारण इस आधार पे किसी छात्रा को निकाला जा रहा है तो बिल्कुल मैं आपके शो पे कह रहा हूं अपराधी है। अब देखिए हुआ क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस देश में एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल पड़ी है और इसको संस्थागत किसने किया है? इसको संस्थागत करने वाले कौन लोग हैं मैं बताना चाहता हूं आपको। जब इस देश में 2007 में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि संसाधनों पे पहला मुसलमानों का है, मुसलमान गलत है, आप गलत है, मैं बीच में नहीं, मैं बीच में अल्पसंख्यक का है। अमित शाह जैन है। अरे गुरु प्रकाश जी ऐसा मत करिए, ऐसा मैं बीच में नहीं बोलता हूँ साहब, मैं आप बोल लीजिए, आप सर मैं सिर्फ आपको आप ज्यादा जानते हैं, आप ज्यादा जानते हैं, आप वरिष्ठ हैं। ऑफिशियली मैं कह रहा हूँ अमित शाह जैन जी का भी हक है, अल्पसंख्यकों का कहा था सिर्फ। नहीं, अरे सुरेंद्र भाई हम इधर तो नहीं निकलेंगे ना, गुरु प्रकाश जी अपनी बात पूरी करें। राशिद जी, मैं एक पार्टी से आता हूं, उस पार्टी के संस्कार होते मैं बीच में नहीं बोलता हूं और मैं आशा करूंगा कि कोई और लोग बीच में ना। क्या बात है। इसलिए देखिए, शाहबानो का जजमेंट आया, शाहबानो का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो तलाकशुदा मुस्लिम हमारी बहनें हैं उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। उसके खिलाफ सदन में कानून कौन लेकर के आया? यही कांग्रेस की सरकार। इसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री 2007 में मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला मुसलमानों का है। ट्रिपल तलाक पे आप लोगों ने विरोध किया। 370 की वजह से जो मुसलमान समाज की महिलाएं, जो जम्मू कश्मीर की महिलाएं, उनके साथ अत्याचार होता था, उनके साथ अपमान होता, तब तक आपकी आवाज नहीं निकली। इसीलिए मुझे लगता है कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण से इन लोगों को लाभ लेने की आदत हो गई है, जानबूझ करके आप लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को स्थापित किया है, संस्थागत किया है। इस पर पुनर्विचार करिए। सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके क्विक रिबटल की जरूरत है। आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, पीछे लेकर के चले गए हैं गुरु प्रकाश 80 के दशक में, जब शाहबानो के केस में, उसके बाद जब जम करके राजनीतिक किरकिरी हुई तो आप लोगों ने मंदिर के दरवाजे अयोध्या में खुलवा दिए।
आपने घर घर रामायण शुरू करवा दिया। जब आपको ये लगने लगा कि हिंदुत्व पर विचारात्मक विभ्रम में फंस गई है कांग्रेस, तो आप लोगों ने जनेऊ कार्ड खेलना शुरू किया। जब आपको ये लगने लगा कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व पर भी थोड़ा बरकरार रहना जरूरी है, तो आप लोगों ने आचमन करना शुरू किया। जब आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि एक्सीडेंटल हिंदू हैं, तो फिर उसे भी साबित करने के लिए एक के बाद एक कई राजनीतिक रस्साकशी में खुद भी उलझते चले गए और उलझाते चले गए। रिबट करें, अपील करते हैं आप लोग। दो बातें बड़ी साफ है। पहली तो भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी कभी थेथराई नहीं करते थे, लेकिन आज फिर मैं चुनौती देता हूं गुरु प्रकाश जी को, मनमोहन सिंह जी का भाषण निकालें, उसमें माइनॉरिटी लिखा है या मुस्लिम लिखा है, या तो मतलब अब कोई भी कठिन डिसीजन ले सकते हो, नहीं तो एक हमारी और आपकी और इनकी एक पार्टी रख लीजिएगा, ये खाना पीना खिला देंगे, हम खाना पीना खिला देंगे। अच्छे इंसान। अगर अल्पसंख्यकों में जैन भी आते तो पहला वो बयान गलत। दूसरा, मैं आप बहुत स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस ने अगर अच्छे काम किए हैं, कांग्रेस ने आरटीआई दी, राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान की, हरित क्रांति की, दुग्ध क्रांति की, नेशनल बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, कोऑपरेटिव बैंक किए, किसानों का अच्छा काम किया, तो कुछ काम गलत भी हुए। तो जो गलत काम हुए हैं कांग्रेस से, उन गलत कामों को शिखंडी बना करके उनके पीछे छुपना, ये कहां की बहादुरी है, ये कहां की वो है? भाई हमने गलत काम किया, जनता ने हमको सजा दी, कमी रही ना हमारी जो गलत कामों की थी। आज आप सत्ता में, आप उससे 100 गुना गलत काम करोगे। अभी फिर से मैं आपसे चुनौती देता हूं, हम किसी भी प्रकार के ध्रुवीकरण के मुखालिफ हैं, हम संविधान के साथ हैं। इनकी हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो, फिर से कहता हूं, भगवा के खिलाफ, भगवा गमछे के खिलाफ, अगर गमछे के खिलाफ इन्होंने अभी तक एक शब्द बोला हो तो मुझे बता दीजिए। जिस तरीके का इन्होंने, नहीं तो भगवा तो अच्छा रंग होता है ना, भगवा तो अच्छा रंग होता है, भगवा तो क्रांति का प्रतीक होता है, तो भगवा तो हमारे हिंदुस्तान की अभिन्न पहचान भी है, तो भगवा के खिलाफ क्यों बोलेंगे सुरेंद्र भाई? नहीं, बाकी महिलाओं को भी लेकर के आते हैं। नहीं, बात ये नहीं। हिजाब के प्रत्युत्तर में भगवा, क्या नाम वो, क्या गमछा लहराना, बात ये है। डराना, बात ये है। इसको आप हल्के में मत करिए। आप भारतीय जनता पार्टी बाकी जो महिलाएं भी है ना सुरेंद्र भाई, बहुत बेसब्री से हमारा और आपका इंतजार कर रही हैं। जो शमीना बेगम है, शमीना बेगम बहुत देर से बात जो हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ा पीताम्बर और थोड़ा सा भगवा पहना हुआ है, थोड़ा पीताम्बर और थोड़ा भगवा पहना हुआ है। मैं इससे पहले कि हेडलाइंस की तरफ जाऊं, शमीना बेगम जी, ठीक है, शमीना बेगम जी, क्या वाकई में कभी एम्बेरसमेंट होती है, अंदर ही अंदर थोड़ा सा कुल्हन सी होती है कि मुसलमान की पहचान देश में रह क्या गई? दाढ़ी, टोपी, हिजाब, एड़ी के ऊपर पजामा, लुंगी, इसके अलावा क्यों नहीं अलग पहचान बनती है? क्यों नहीं पहचान बनती है एक बड़े पॉलिटिशियन की? क्यों नहीं पहचान बनती आईएएस की, आईपीएस की, पीसीएस की, जर्नलिस्ट की, डॉक्टर की, इंजीनियर की? पहचान बनाने की कोशिश कौन कर रहा है कि दाढ़ी से पहचान लो, हिजाब से पहचान लो, नकाब से पहचान लो, लुंगी से पहचान लो, एड़ी के ऊपर पजामा हो जाए तो पहचान लो? वही मैं कहना चाह रही थी राशि जी कि देखिए, कांग्रेस ने इससे पहले तो कभी ये कहना है कि बीजेपी के प्रवक्ता साहब इन्होंने बोला, मेरे सामने बोला, आप भी सुन रहे थे कि साहब आपकी हिम्मत नहीं है भगवाओं के खिलाफ आवाज उठाने की, भगवा, तो इनकी भी हिम्मत नहीं है मौलानाओं के खिलाफ आवाज उठाने की। अब तक इन्होंने कहा कि हिजाब बैन होना चाहिए, बुर्का बैन होना चाहिए, बुरखे की आड़ में कितने क्राइम हो रहा है, कितना देश को नुकसान हो रहा है, ये इन्होंने अभी तक नहीं किया। बोलो कहा इन्होंने? कांग्रेस की कोई आवाज आई, सुना कि बुरखा बैन होना चाहिए? बुरखे की आड़ में क्या क्या चीजें हो रही हैं, हिजाब के नाम पे इन्होंने पूरा मजहब को। आप ये कहना चाहती हैं कि बुरका बैन होना चाहिए? बिल्कुल बैन होना चाहिए। बुरका बैन होना चाहिए। क्या जकिया भी ये चाहती है? अगर ऐसा है तो फिर जकिया बुरका कैसे पहनेंगे? जकिया आप जवाब देंगी। एक मुसलमान औरत का ये कहना है कि बुरका बैन होना चाहिए, दूसरे का ये कहना है कि नहीं मैं बुरका पहनूंगी, अपनी पसंद से 3 साल पहले बुरका पहनती हूँ। यहीं से आप आगे बढ़ेंगी, यहीं से आगे बढ़ेंगी। और मैं पूछूंगा, क्या वेद में, बाइबल में, कुरान में, पुराण में, त्रिपिटक में, जिंदा विस्ता में कहीं पर लिखा है क्या पहनो क्या नहीं पहनो? पहनने पर भी बात होगी। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। क्या हिजाब के नाम पर भड़का कर यूपी में वोट पाने की साजिश की जा रही है? क्या यूपी की लड़ाई अब हिजाब पर आ गई है? क्या हिजाब पर सियासी फसाद करने का कोई षड्यंत्र कर रहा है या फिर नहीं? थोड़ी देर पहले शमीना बेगम आपने ये कहा था बुर्का बैन होना चाहिए। बुर्के में ही मेरे स्टूडियो में जकिया खान आई हैं। जकिया, शमीना कहती है बुर्का बैन होना चाहिए, बुर्के के साथ में कई अपराध होता है, बुर्के के पीछे अपराध किया जाता है। रिबट करें, जवाब दें आप।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बुर्के में नहीं आई हूँ, मैं हिजाब में आई हूँ। और मैं हिजाब को मेरे को देख के इन्फ्लुएंस होके, इवन शमीना जी ने अभी हिजाब कर लिया था, स्टूडियो में आने के बाद उन्होंने हटा दिया। एनीवे, शमीना जी आप हिपोक्रेट हैं, हिजाब पहन के आई और स्टूडियो के अंदर हिजाब उतार दिया। मैं जल्दी से जवाब जवाब दें। आप पाखंडी हैं, आप पाखंडी हैं, ये कहना है ज़किया का। आप पाखंड करती हैं, स्टूडियो के बाहर हिजाब पहनती हैं, स्टूडियो के अंदर आके हिजाब उतार देती हैं। पहले हिजाब और बुर्का दोनों में अंतर है। हिजाब बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ इस्लाम में जरूरी है हिजाब, मतलब औरत को एक तहजीब के दायरे में रहना चाहिए, और मुस्लिम को नहीं, सभी महिलाओं को रहना चाहिए। लेकिन कुरान में जो जिक्र आया कि सब लूज कपड़े पहने, टाइट कपड़े ना पहने, ऐसे ड्रेस ना पहने जिससे औरत का फिगर नजर आए, मतलब मर्दों को, ये चीजें सबसे बड़ा। कम से कम एक धार्मिक ग्रंथ के लिए ना फिगर जैसे शब्द का इस्तेमाल ना करें। और दूसरी मतलब ये बताइए दूसरे को क्या कहेंगी, ये फिगर जैसे शब्द का इस्तेमाल ना करें। किसी भी धर्म ग्रंथ में फिगर जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं होता। नहीं, रुक जाए, अरे कोई भाषण नहीं चल रहा, रुक जाइए ना आप। जकिया बोले, रुक जाइए ना आप, जकिया बोले। प्लीज मुझे बोल लेने दिया जाए, क्योंकि आपने ऐड से पहले सवाल किया था कि आप 3 साल पहले तक हिजाब नहीं लेती थी, उसके बाद आपने स्टार्ट किया। तो मैं यूनिफॉर्म से स्टार्ट करना चाहूंगी, क्योंकि जैसा मैंने अपने इनिशियल स्टार्टअप में बोला कि मैं खुद कॉन्वेंट से निकली हूँ और आई नो व्हाट इज द बेस ऑफ ए यूनिफॉर्म। लेकिन किसी भी चीज को लॉ में ला देने के बाद वो एक एक्सरसाइज बन जाती है फॉर द होल नेशन। मैं यहाँ पे एक कॉन्वेंट में भी 2 बच्चियां हमारे सामने ऐसी थी हु वाज कमिंग इन कंप्लीट हिजाब, एंड द प्रिंसिपल, इवन द कमिटी मेंबर, इवन द डायरेक्टर्स अलाउड देम। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई लॉ नहीं था। यहाँ पे बात लॉ मेकिंग की आ रही है। आप किसी भी चीज को इतने ज्यादा कंट्रोवर्सी में लाके लॉ मेकिंग में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी लॉ दुनिया को, देश को जोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं होती है। जहाँ पे हमें लगे कि हाँ हिजाब के वजह से हमारे, क्यों नहीं ला सकते, मेरी बात समझिएगा आप, जकिया क्यों नहीं ला सकते? अगर मान लीजिए हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले, अगर मेरी बात सुनिए ना, सती प्रथा भी इसी हिंदुस्तान में खत्म हुआ है ना, सती प्रथा भी इसी हिंदुस्तान में खत्म हुआ है ना। और मैं एक और बात बताता हूं, मैंने कहा ना मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा करता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, हिजाब कहीं ऐसा नहीं कि मोहम्मद साहब के बाद आया है। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में, सुनिए ना मैम सुनिए ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता का अगर इतिहास आप उठा करके पढ़ेंगे ना, उस जमाने में ये कहा जाता था कि रेत से बचने के लिए, रेगिस्तान से बचने के लिए, धूल मिट्टी से बचने के लिए अपने शरीर को ढक लेती थी महिलाएं, क्योंकि महिलाएं डेलिकेट होती हैं, महिलाएं सॉफ्ट होती हैं, महिलाएं सेंसिटिव होती हैं, इसलिए पहन लिया जाता था। आप तो जोड़ करके ना देखें। और जब कानून की बात होती है ना, तो कानून में ये कहा गया है धार्मिक आजादी है हिंदुस्तान में, लेकिन आजादी पर भी आपके आजादी पर बैन वहां पर लग सकता है जहां पर सरकारों को ये लगेगा कि आप जो है कोई क्राइम की तरफ जा रहे हैं या फिर आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मैम ये भी जानने की बड़ी जरूरत है। वही मेरा सवाल है कि हिजाब में आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम दिखा कि आप उसको बैन करने और उसके ऊपर लॉ लाने की बातें करने लगे? विरोध तो करते, लेकिन अल्लाह अकबर का नारा लगाना ठीक है क्या? नहीं, धर्म के नाम पर अल्लाह अकबर करना ठीक है क्या? अल्लाह अकबर शी हैज इंटेंशनली गिवन बिकॉज उसको बुली किया जा रहा था। अरे वहाँ पे इतने सारे लोग होके जय श्री राम, ये तो चिढ़ाना है ना, ये तो एक्शन का रिएक्शन है। वो कहेंगे जय श्री राम, आप कहेंगे अल्लाह अकबर, नहीं लगा रहे थे, आप कहेंगे अल्लाह अकबर, चिल्ला करके ये कहती ना कोई तो मेरी मदद करने के लिए आओ, जवाब दिया, चिल्ला करके ये कहती कोई मदद करने के लिए आओ। गुरु प्रकाश जी चलिए आप ही बीच में आए। अगर उत्तर प्रदेश तक हिजाब आ गया है, क्या यह माना जाए कि यूपी की लड़ाई हिजाब पर आ गई है? हिजाब के नाम पर भड़का करके कोई वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है। गुरु प्रकाश जी देखिए, शुद्ध रूप से हमने क्या कहा, ट्रिपल तलाक, हमने क्या कहा 370, हमने क्या कहा शौचालय। हम एक तरफ जहां महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है। भवरी हत्याकांड देख लीजिए आप, तंदूर हत्याकांड देख लीजिए आप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारी माताओं बहनों के बारे में किस प्रकार का शब्दावली का उपयोग करते हैं। अशोक गहलोत जी ने तो यहां तक कहा था कि समाज को एक महिला को घूंघट में कैद करने तक का अधिकार है। तो इनके दृष्टिकोण का विषय है। बार बार आप इतनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हैं, और मैं शुरू से बता रहा हूं कि आज दुर्भाग्य यही है कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, जिस पे एक शब्द नहीं बोला कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता ने, ना उन्होंने शाह बानो पे कुछ बोला, आज भी आपको कम से कम माफी मांग लेनी चाहिए। 2007 में आपके प्रधानमंत्री जब कहते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी का ये तरिया चरित्र हो गया है कि वो हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदुओं के स्वाभिमान के साथ अपमान करेंगे। लगातार इनके नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी क्या कहते हैं
कि हिंदू मंदिर में क्यों जाते हैं, हिंदुओं की भावनाओं के साथ, हिंदुओं की आस्था के साथ। और ये धर्म को पॉलिटिक्स में लाने वाले पहले लोग कौन? तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग। तो ये देश की जनता जान चुकी है और इस कारण ही 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, इनको हाशिए पे इनके हैसियत का परिचय लोगों ने दे दिया है, देश की जनता ने दे दिया। और हम आश्वस्त हैं, विश्वस्त हैं। शशि थरूर चाहे जो भी बोल लें, मतलब मुझे तो संदेह होता है वो एक मिनट रुकिएगा गुरु भाई, हिजाब को जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ गुरु प्रकाश जी बस एक मिनट रुकिएगा। सुरेंद्र जी भी इंतजार कर रहे हैं और आपको जवाब भी देना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, बार बार संकीर्ण मानसिकता की बात की जा रही है, इसका तो आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन एक और बात है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं एकदम प्योर खांटी यूपी का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश के नाम पर मेरे कान खड़े हो जाया करते हैं। यूपी में क्या हो रहा है ना, हिजाब के नाम पर एक्टिव सबसे ज्यादा कौन है? असदुद्दीन ओवैसी। हिजाब के नाम पर ट्वीट या फिर बयान ज्यादा किसके आ रहे हैं? प्रियंका गांधी। हिजाब के नाम पर खामोश कौन है? अखिलेश यादव। हिजाब के नाम पर खामोश कौन है? मायावती। हिजाब के नाम पर खामोश कौन है? जयंत चौधरी। क्या यह माना जाए कि कांग्रेस के लिए बिल्ली के भाग से छीका फूटा और बिल्कुल आप लोगों ने लपक लिया, ऐसा लगा कि हमारे लिए यह सियासी सहूलियत वाला मुद्दा है और इसीलिए हाथ में ले लो, और हाथ में लेने के बाद फिर प्रियंका गांधी ने कह दिया महिला चाहे बिकनी पहने, चाहे घूंघट ओढ़े, चाहे हिजाब पहने, यह उसका अधिकार है। राशिद भाई, दो बातें बड़ी साफ हैं। अभी बड़ी अच्छी बात कही गुरु प्रकाश जी ने। महिलाओं के प्रति अपमान का जितना बड़े मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनकी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, हौसला नहीं। संसद में प्रधानमंत्री शूर्पणखा कहते हैं कांग्रेस की सांसद रेणुका जी को। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पे पूरी भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जम जाती है। शशि थरूर सुनंदा पुष्कर को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जम जाते, नहीं बोलते, कुछ नहीं बोल सकते। ये अशोक गहलोत को ले आएंगे घूंघट के गैर संदर्भित बात को लेकर। उसके बाद कांग्रेस की विधवा बोलते हैं सोनिया गांधी को, और विदेशी गाय और विदेशी बछड़ा बोला जाता है उसके, और ये सब और किसी के बयान नहीं। संसद के अंदर जो दिग्विजय सिंह बोलते हैं, सुरेंद्र भाई, जो दिग्विजय सिंह बोलते हैं वो, आपको फिर से बता देता हूं, मध्य प्रदेश में जाना, उस पर एक तलाक पे बैन लगाने की चिल्लाइए मत, नहीं सुनिए शमीना बेगम, एक बड़े प्रवक्ता बोल रहे हैं, एक बड़े नेता बोल रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत अगर बोल रहे हैं, हम सबको सुनना चाहिए। सुरेंद्र जी अपनी बात आगे बढ़ाएं, बीच में कूद के कोई नहीं आएगा मेरी डिबेट में। दूसरी बात मैं अब उत्तर प्रदेश के संदर्भित बता देता हूं। मैं फिर से कहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के पूरक नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने से वो इस विवाद को सांप्रदायिक बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, निराश हो चुकी है, इसलिए उनको वो हिंदू मुसलमान करके 20% वर्सेज 80% करने का कुत्सित प्रयास जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। हम तो एक ही बात कहते हैं कि जो कानून में हो, हिजाब के विषय में बिल्कुल बात वही होनी चाहिए, एक बात। और हम मजम्मत करते हैं किसी भी तरीके की हिंसा की, दूसरी बात। और तीसरी, हम भारतीय जनता पार्टी से फिर पूछते हैं कि उसके बदले में जिस तरीके से गमछे लहराए गए, भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला। ये आपराधिक चुप्पी है और ये देश को तोड़ने की शमीना बेगम, आप कुछ कहना चाहती थी, अब आप बोल सकती हैं। आप रुकिए, सुरेंद्र भाई रुक जाएं। शमीना बेगम बोल सकती हैं आप। शमीना बेगम बोलिए। अरे नेता मत बनिए ना। हलाला पे बैन करने की बात की, हलाला बैन करने की बात की, बहुविवाह बैन करने की बात की, हैसियत थी मतलब बोलने की। बताइए, आपने 80 के दशक में शाबानों की आवाज को दबाया, कभी बोला कि मुस्लिम महिलाओं को गुलाम बनने की जरूरत है? शमीना बेगम, शमीना बेगम, एक मिनट, सुरेंद्र भाई एक मिनट रुकिए। शमीना बेगम, आप मुसलमान महिलाओं की बात कर रही है ना, मुझे दो आयत बताइए। आप चूंकि इस्लाम की झंडा बरदार बन रही है, मैं तो नहीं हूं, आप जैसे लोग ही झंडा बरदार होते हैं, आप जैसे ही ठेकेदार होते हैं। दो आयत बताइए जिसमें महिलाओं के हक की बात की गई, दो आयत। भाई महिलाओं के हक की बात सूरह निसा में आई है, सूरह तलाक में। इस्लाम की जानकार है ना, इधर उधर की बात नहीं ना। तलाक में तलाक में है, सूरह बकरा में है, हर जगह महिलाओं का जिक्र है, लेकिन बुर्के का कहीं जिक्र नहीं है। दो आयत मैंने तो 4 बता दी आपको। दो बताइए, दो मैंने तो 4 सूरह दो बताइए, दो बताइए। ज़किया बताएंगी सही या नहीं? दो बताइए, दो। सूरह निसा में जिक्र आया है। क्या है? सूरह निसा में पूरा जिक्र आया है कि और ज़किया ठीक कह रही है, ज़किया ये ठीक कह रही हैं।
देखिए, सूरह निसा और सूरह तलाक में नहीं, पूरे कुरान में बहुत ज्यादा जगह पे औरतों के हुकूक और औरतों के हर तरह की एक छोटी सी पर्दा रख के हर एक बात, मतलब आपको जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, सुई से लेके पहाड़ तक आपको कैसे जाना है, पैदाइश से लेके दफन और दफन के बाद से कैसे जाना, हर एक चीज कुरान में आयतों के जरिए लिखी हुई है। और उस चीज को हम लोगों ने अपने, जैसा आपने बोला ना, ठेकेदार बन गए, वो गलत है। इस्लाम या हमारे कुरान में या हदीस में या सुन्नतें गलत नहीं है, गलत है उसको प्रेजेंट करने वाले। अगर शायर इकबाल जब ये कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो हमारा संविधान भी ये कहता है, हमारा संविधान भी हमारा संविधान भी ये कहता है कि अनुच्छेद 19(1)(a) जो कहता है कि आपको अपनी बात कहने की आजादी है, अनुच्छेद 19(2) जो कहता है कि सरकार तार्किक पाबंदियां लगा सकती है, अनुच्छेद 25 से 28 जो ये कहता है कि धार्मिक आजादी के मौलिक अधिकार की व्यवस्था है, और अनुच्छेद 25 से जो ये कहता है कि अगर आपने धर्म की आजादी का गलत इस्तेमाल किया तो सरकार बैन भी लगा सकती है। इन चार को आप याद कर लें, चार को आप समझ लें, तब आप समझ जाएंगे हिंदुस्तान सबसे पहले है। इन चार को आप समझ लें तो आप समझ जाएंगे कि सबसे पहले मुल्क है हिजाब से भी पहले। हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, यह भी समझ लें। इस्लाम के 5 सिद्धांतों में हिजाब कहीं पर भी नहीं है, यह भी समझ लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपना बेशकीमती समय मुझे और मेरी टीम को देने के लिए। और अंत में एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर मजहब के नाम पर कोई खिलवाड़ किया जा रहा है, अगर मजहब के नाम पर कोई षड्यंत्र किया जा रहा है, अगर मजहब के नाम पर उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और अगर मजहब के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, तो फिर जनादेश ऐसा आदेश भी होता है जहां पर आपको नकारा भी जा सकता है। इलेक्शन है जिसमें सिलेक्शन है और रिजेक्शन है। हिजाब का इस्तेमाल ना करें, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर होगा। हर एक नेताजी समझ लें, हर एक पार्टी से ऊपर। नमस्ते।